को सेंड कर दी है। ये एक पूरा रोड मैप है जो 1526 से 1857 तक आपको लेके आ रहा है। ठीक है जी सर। पिक पहुंच गई है आपके पास? जी सर, पहुंच गई है सर। नहीं सोचा क्यों है इसमें, सोचने की क्या बात सर थी? मैं एक्चुअली देखना चाह रहा था कि कुछ बयान देने से पहले देख लूं एक दफा, बेटा ये तस्दीक जरूरी है। इतना सोच के जवाब देने की आदत चेंज कर। कल को तेरी शादी करनी है, मौलवी पूछेगा फलां बिन फलां भाई बस इतने हक महर कबूल है, तू कहेगा जी इतनी देर में कहे चलो बारात चुप चल ले जाओ। सर मैं पहले देख लूंगा, क्या करेगा? पहले देख लूंगा सर। यानी मुलजिम ने बाकायदा तौर पे बेगैरती का इरादा जाहिर किया और ताक झांक की आदत का एतराफ किया। अल्लाह अकबर। अभी सर अभी असल में खुद आप बोला यार तूने, अभी सर खुद असल बोला में है आप तस्वीरों पे एतबार नहीं कर सकते, फिल्टर बहुत ज्यादा चल रहे हैं सर। अच्छा भाई ये 50-60 हाँ तस्वीरों पे एतबार मत करना और ब्यूटी पार्लर पे भी एतबार मत करना भाई। ठीक है वो पता जी सर। चले कि आप वसीम अकरम को ऑर्डर करें और बाद में शाहीन अफरीदी निकले बीच में से या वकार यूनुस को ऑर्डर करें और नसीम शाह निकल आए बाद में। बस सर कुछ ऐसा ही है। हाँ कि व्हाट यू ऑर्डर एंड व्हाट यू गेट, बड़ी दिलचस्प चीजें आप लोगों ने बनाई होती है वो। ओके जी हंसते खेलते रहा करें, खुश रहा करें। जी अच्छा जी मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं पहुंच गई है सर, पिक्चर पहुंच गई इन तक, वेरी गुड। अच्छा ये पिक्चर देखें, ये मैंने बड़ी मेहनत करके मैंने इसको समराइज कर दिया सब कुछ जी सर। कि 1526 से 1857 तक 4 साल ज़ैनुद्दीन बाबर के, ठीक है, जी फिर सर। 10 साल हुमायूं के 1530 से 1540 तक, राइट सर। फिर 15 साल शेरशाह सूरी डायनेस्टी के जिसमें शेरशाह सूरी है, जी जलाल खान उसका बेटा, और आप देखिए मैंने रेड से लिख दिया मुबरिज खान, यानी जी इसका सर। मतलब है ही हैज गॉट सम नेगेटिव इंपॉर्टेंस फॉर आवर कॉज। और वो नेगेटिव ओके। इंपॉर्टेंस क्या थी हसन? मुबरिज खान की सर एक्चुअली मुबरिज खान सर मुबरिज खान बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया था। वेरी गुड वेरी गुड। और सर इसके अलावा मुबरिज खान थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा सर मुझे अगेन। ये जो मैं कह रहा हूँ जो रिकॉल जी करने की सर है, एक्चुअली मुबरिज खान जो था वो सर हिंदुओं की वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गया था। राइट नहीं पूरी बात करो ना आसान, ये भी बात गलत है। ही सर। हैंडेड ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स टू वन ऑफ हिज हिंदू जी फ्रेंड्स हेमू चंद्रा बकाल। जी हेमू चंद्र बकाल। क्या? जी सर हेमू चंद्र बकाल वो एक्चुअली उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू हो गया था, उसकी वजह से वो लोग इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो गए थे हिंदू मुख्तलिफ वेरी पोस्टों पे। गुड वेरी गुड। दाऊद लिख रहे हैं हिमू बकाल, शाबाश वेरी गुड। सदफ बेटी लिख रही है हिमू बकाल, वेरी गुड। और मुस्तफा इमरान कहते हैं मुबरिज वाज वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। नहीं वो वीक तो था, उसे ड्रिप लगाई थी ठीक हो गया था मुस्तफा वीक की क्या बात भाई। हैंडेड ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स टू हिमू चंद्रा बकाल। अच्छा जी यहाँ पे वो इस्लाम को ले डूबने लगा था लेकिन आगे किसने बचा लिया? हुमायूं ने। तो जी सर। देखें हुमायूं का 1 साल का रूल आगे लिखा हुआ है, किल्ड मुबरिज खान एंड सेव द रूल फ्रॉम गोइंग इनटू हिंदू हैंड्स। फिर है यस। जनाब अकबर। अकबर की 2 तरह की इंपॉर्टेंस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव की इंपॉर्टेंस क्या है अकबर की? ही किल्ड उसने। हिमू चंद्रा बकाल इन जी सेकंड सर। बैटल ऑफ पानीपत जी सर। एंड सेव द रूल फ्रॉम गोइंग इनटू हिंदू हैंड्स। और नेगेटिव हिंदू क्या? एंड इनोवेटेड दीने इलाही दीन और इलाही। इस्लाम को ले डूबने लगा था, लेकिन जी वहां पे सर। आके बचा लिया शेख अहमद सर सरहिंदी ने। अहमद सैदी साहब ने। जी और सर। जो अगला बादशाह आया सलीम विद द नेम ऑफ जहांगीर, जी वो जो अनारकली वाले भाईजान थे, ठीक है, जी। अनारकली डिस्को चली वाला जो था ना, वो आपने शेर नहीं सुना? चलो फराज अब यहां से खिसको, दिल में मेरे है दर्द डिस। अच्छा जी नहीं तो सर ये वो फिर वाला क्या हुआ? ये वो वाले अनारकली, ये दूसरी वाली है सुप्रीम वाला सॉन्ग जो था, कली तुम्हारी मुरझा रही है, शाम से पहले रात आ रही है। वाह 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 वाह, क्या प्रोडक्शन है जी वो शोएब मंसूर साहब की। साहिब और वो आजम कभी कहाँ रुके हो, कली तुम्हारी मुरझा रही है। हाँ ये ऐसे गाने सुनते हैं हसन अहमद साहब कि शाम से पहले शाम आ रही है और मौत से पहले मौत आ रही है और कली तुम्हारी मुरझा, ए वही नहीं छोटी सी एज में सारे बाल उड़ गए हसन के। ठीक है ये दुखी दुखी गाने सुनता रहता है और दुखी होके बैठा रहता है। तेरे जैसे लोग ना चादर ऐसे लेके बैठे होते हैं और मुकेश के गाने सुन रहे होते हैं, मुकेश गम की वादी में। ठीक है क्यों जी उस्मान मुगल साहब अच्छा जी
हाँ, मरियम ने लिखा है जी, इश्क मोहब्बत अपनापन, हाँ जी यही वाला सॉन्ग है जी, वेरी गुड। और अहमद शाह साहब कहते हैं लड़का आशिक मिजाज लग रहा है जी। अच्छा जी, लड़का भजन हसान की बात हो रही है। डीपी देखी नहीं आपने भाई की? डीपी देखें भाई की, फिर चेक करें। वो डीपी में मेरे अब्बू का दोस्त लग रहा है देखने में। सर ऐसे अच्छा कहें कि अगर अगर सही नजर नहीं आ रहा तो पर्सनल भेज देता हूँ पिक, हाँ, पर्सनल पिक भेज दे जी उसको। जल्दी से चलिए, देख लेगा सर। ओके चलें जी, मेरी बात सुना। देखें कितनी खूबसूरती से गुफ्तगू आगे चली और पहुंची जहांगीर तक, जिसने जहांगीर के, देखें मैंने लॉट ऑफ प्लस प्लस लिखे मैंने जहांगीर के, ठीक है, बेशुमार जो ग्रीन से लिख दिए हैं सारे। देखिए, ही जी सर। एलिमिनेट इलाही, अपने बिल्कुल। बाप का बनाया हुआ रिलीजन, रिलीज शेख अहमद सरहिंदी साहब फ्रॉम द प्रिजन, फिर जी he सर। allowed Sheikh Ahmad Sarhindi to make preaching of Islam openly and to paint the real picture of Islam. He saved the Islam from being amalgamated, from being distorted, from being eliminated, and moreover, he handed over his son Khurram to Sheikh Ahmad Sarhindi for his further upbringing. तो शेख साहब तो दुनिया से 1624 में पर्दा फरमा गए, लेकिन उनका सिखाया हुआ बंदा वो बादशाह बन गया। खुर्रम विद द नेम ऑफ शाहजहान, ही बिल बिकेम द किंग, जी सर। 1658 तक है। शाहजहां जब बादशाह बना, यहां से बात शुरू हो रही ना सन आज। जी सर, यहाँ से। शाहजहां जब बादशाह बनता है, उसका टेन्योर है 1627 से 1658 तक शाहजहां का। और जी सर। शाहजहां जो है, उसके दौर उसका बिल्कुल ठीक चल रहा था 1627 से 1658 तक। लेकिन हुआ क्या कि उसको शाहजहां की एक बेगम थी जिसका नाम था मुमताज महल। तो 1631 में शी डाइड। तो नायाब अजहर क्या कह रही हैं जी? अब आप देखिए मैं इस बात का क्या जवाब दूं। वो कह रही हैं कि सर लास्ट 20 ईयर्स में मुगल एम्पायर पे क्वेश्चन नहीं आया। अगर मैं साबित कर दूं कि तकरीबन हर साल आता है, फिर कॉमन सेंस से सोचा करो बेटे। ये शेख अहमद सरहिंदी जो हैं, क्या आप इनको अकबर का टाइम पढ़े बगैर पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो शेख अहमद सरहिंदी पे मेरी बेटी अक्सर सवाल आता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे 20 साल में नहीं आया, तो 20 साल में कम से कम 4-5 दफा तो आया है। फिर आप शाह वलीउल्लाह को हमने पढ़ना है, शाह वलीउल्लाह को कैसे पढ़ सकते हैं अगर औरंगजेब को ना पढ़े? नायाब सोच के बात किया करना बेटा, कितने समझदार बच्चे आप सारे, हाईली क्वालिफाइड हैं। आए हाय उन पे, ये क्या है? नायाब तो क्या कह रही है? सर हाय आए हाय, हैं उन पे, आए आए हैं हैं। उन पे। मैं कहा आए हाय। अच्छा जी सॉरी, पढ़ाई ऐसे जाता है ये। अच्छा जी, सर मोहम्मद अमीर हंस इस बात पे, पता क्यों हंस रहे मुझे नहीं पता। सुलह एक कुल इज रिलेटेड टू दीन इलाही। सुलह कुल, सबा कह रही हैं कुछ, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा बेटे। अच्छा, जैसे अब वादतल वजूद और वादतल शहूद है, फिर शेख अहमद सरहिंदी की सबसे बड़ी सर्विस है दीन इलाही को काउंटर करना। तो अगर जी हम सर। अकबर का दौर नहीं पढ़ेंगे तो बेटे दीन इलाही का कैसे पता चलेगा? दीन इलाही का पता नहीं चलेगा तो शेख साहब की सर्विस क्या बताएंगे, क्या खत्म किया उन्होंने दुनिया से, मुसलमानों को कैसे बचाया, और उनको मुजद्दिद अलिफ सानी क्यों कहते हैं, ये नहीं पता चलेगा। समझ आ रही है? नायाब कुछ लिख देगा, समझ आ गई बेटे बात, ताकि मैं आगे चलूं। नायाब कह रही है जी जी, ओके। तो बात आगे चल रही है जनाब। बात आगे चली तो पता चला कि जहांगीर इंजॉयज इमेंस इंपॉर्टेंस, और फिर बात पहुंची थी शाहजहां पे। शाहजहां की बेगम थी जी मुमताज महल। वो फौत हो गई, इसको अपनी बेगम से बड़ा प्यार था। इसने उसकी याद में 2 काम शुरू किए हसान, पता क्या क्या? क्या एक क्या तो सर? इस एक तो इसने ताजमहल बनाना शुरू किया उसकी याद में, दूसरा शादियां करनी शुरू की। ठीक है, सर उसकी याद में, उसकी याद को खत्म करने के लिए? उसकी याद में जी, मोहब्बत बहुत थी उसे। 18 शादियां की, जिनमें से एक उसकी हमशीरा से भी कर ली शादी। तो फिर जब पता चला, कहता बाजी को पता दसिया ही नहीं बाजी। अच्छा चले जी, बार 18 शादियां इसने की। बादशाह था ना जी, बादशाहों जी के सर। ऐसे। अच्छा जी, ये शाहजहां जो था, एक तो खजाना खाली होने लग गया, दुनिया जहान से बेस्ट पॉसिबल आर्किटेक्ट्स बुलाए गए, बेस्ट पॉसिबल मटेरियल मंगवाया गया, बेस्ट पॉसिबल जो संगे मरमर है वो मंगवाया गया, पत्थर जो है। और स्टिल इट इज इंक्लूडेड वन ऑफ in one of still it is one of the few wonders of the world. Taj Mahal is, because the minaret it is having 4 minarets. Those are having a slight tilt outwards while going upward.
ऊपर जाते जाते जरा सा स्लाइट सा टिल्ट है आउटवर्ड्स, इतना कि वो नेकेड आई से नजर नहीं आता। लेकिन व्हाई दैट टिल्ट इज देयर, बिकॉज इन दोस डेज देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द अर्थक्वेक्स। तो जब अर्थक्वेक आते थे बड़ा नुकसान हो जाता था, तो उसमें उन्होंने ये बनाया कि अगर कोई मीनार गिरे तो क्योंकि बाहर की तरफ टिल्टेड है तो वो टॉम पे नहीं गिरेगा, गुंबद पे नहीं गिरेगा, उसको नहीं तोड़ेगा। ये नहीं एक ये आर्किटेक्चर का शाहकार है ताजमहल जो है। तो इसमें ताजमहल में खजाना खाली होने लगा, एक तो ये प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि इसके 4 बेटे थे औरंगजेब के, ही वाज हैविंग 4 सन्स। एक का नाम था दारा, लिख ले चारों के नाम, दारा शिको, एक का नाम था शाह शुजा, एक का नाम था शाह मुराद, और एक का नाम था नामुराद, नहीं औरंगजेब। सर पहले का क्या नाम था? दारा शिको, दारा शिको, SHIKOH, शिको। ओए शिको नहीं, ओए शिको, शिको। ओए शिको। यस सर, ओके वही है। USD का टच देगा तू बात के बीच में जरूर। जी सर, आप जो कह रहे हैं वही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तलागंग का टच देगा शिको, दारा शिको, ओए दारा शिको, दारा शिको ना शिको। जो सर आप कह रहे हैं वही है। नहीं वही वाला नहीं, खुद क्या है दारा शिको, दारा शिको, ये चीज फिर शिको। ये है बेटे, पीछे जो है ना बैकग्राउंड में तलागंग चल रहा है, ये दारा सर शिको। पता चलना चाहिए काम। हाँ शिको नहीं है, शिको है। अच्छा जी, सबा खान क्या कह रही हैं? हसन अहमद कहते हैं मतलब बहन, क्या मतलब मुझे नहीं पता सर। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमशीरा का मतलब क्या होता है, तो अच्छा अच्छा, लो कमाल हो गया जी, हमशीरा का मतलब नहीं आपको पता? सबा खान कमाल है बेटा, ये तो आम सा लफ्ज है भाई, कौन सी। इकरा जैनब ने इंग्लिश में बता दिया सिस्टर, और उर्दू नहीं आ रही तो इंग्लिश में बता रही। अच्छा जी, उस्मान मुगल साहब कहते हैं सर मैप बनाने का तरीका बताना था, आपने बता दिया था जी मैंने। शजिया नकवी, सर आखिरी बेटे का क्या नाम था? औरंगजेब। सारा सुलेमान क्या कहती है? प्लीज रिपीट नेम्स। वाह जी वाह यार, यहाँ पे कोई लिख दे बंदा। फरहान लिख रहे नामुराद नहीं, औरंगजेब उसका नाम था भाई। आई टोल्ड नॉट आस्क्ड। सबा खान कह रही है जी मैंने बताया था, पूछा नहीं था। सॉरी बोलो सबा से सारे जिसने कहा है कि उसको हमशीरा का मतलब नहीं पता। ठीक है, मेरे समेत सॉरी भाई सबा, ठीक है भाई। ऐसा निशा क्या कहते हैं, लेकिन मुझे इसने मिसलेड किया था सबा, ये जो पाई बैठा है ना तलागंग वाला ये। सर मरियम ने पूछा था कि हमशीरा मतलब। अच्छा मरियम ने पूछा था, सॉरी भाई। अच्छा आगा फरहान क्या कहते हैं? वो कहते हैं दारा शिको शाह शुजा, शाह शिको नहीं भाई आगा साहब, दारा शिको, शाह शुजा, शाह मुराद और औरंगजेब, और अब मुझे माफ कर दें। अमीर अल्लाह कहते हैं शाह शुजा, शाह मुराद, औरंगजेब, दारा शिको। ठीक हो गया जी, तरतीब आपने बच्चों के आगे पीछे कर। ओके, 4 बेटे थे, दे ऑल 4 सन्स। एक दिन दारा शिको कहने लगा, पहले तो हमने मैप पे देखते हैं हमने लिखा क्या इसके बारे में। शाहजहां नेगेटिव क्या है? His sons attacked Persia and made them enemies. तो दारा शिको बड़ा बेटा एक दिन कहने लगा कि अबई, क्या कहता है? अबाजी। अबई मैं ये पर्शिया से हमें बड़ी थ्रेट रहती है, अगर आप कहें तो मैं इनको सेट ना करके आऊंगा। उसने कहा जा। उसने कहा ये आपकी किसी भी फौज लेके नहीं जाऊंगा, मैं अपनी फौज बनाऊंगा और वो लेके जाऊंगा। उसने अपनी फौज बनाई, फौज लेके वो पर्शिया गया। उसका ख्याल था बड़े आराम से वो उन्हें शिकस्त दे देगा। एडविन भाई गाने बंद कर दें। जी सर। नहीं आपको नहीं कह रहा था। ओके, कह रहा हूं कि वो अपनी फौज लेके गया, उसका ख्याल था वो बड़े आराम से उनको शिकस्त दे देगा। बट कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशंस, पर्शिया वालों ने हसन उसको कहा कि हल्का ले लिए, उसको बहुत मारा। ठीक है, बहुत मारा।
बहुत मारा, और जूते तो अच्छा लफ्ज नहीं होता, शूज मारे थे उसे, शूज कर दिया उसको, इतने शूज मारे, वो पैंट ही लगाई, मेरे कहते हैं उसे पैंट ही लगा दी थी। वापस आया मार मूर खा के। तीनों शहजादे बहुत हंसे। बाकी कौन कौन? शाह शुजा, शाह मुराद और औरंगजेब। कहते देखो अब्बा जी, मार खा के आया बुरी तरह से, उसे गुस्सा चढ़ा। उसने कहा भाई इतना है तो इनको क्या खुद चले जाएं ये लड़ने? तो शाह शुजा ने कहा कि हम जाएंगे, पर्शिया वालों को सबक सिखा के आएंगे। तो अब्बा ने कहा जा। कहता नहीं ऐसे नहीं अब्बाई, मैं अपनी फौज बनाऊंगा और फिर जाऊंगा। लो जी पाजी, उसने अपनी फौज बनाई नहीं, कुछ उसमें से फौज में से चुने लोग, और अटैक करने चला गया पर्शिया, और इसको भी उन्होंने बहुत सारे शूज मारे। ठीक है जी। ये भी शूज होके वापस आया। जब वापस आया तो औरंगजेब और शाह मुराद बहुत हंसे। उसने कहा तुम चले जाओ। तो शाह मुराद चला गया फौज बना के, केम बैक विद द सेम रिजल्ट, मार खा के आया। देन औरंगजेब वेंट विद हिज ओन आर्मी, लेकिन केम बैक विद द सेम रिजल्ट। इसको तो उन्होंने जॉगर्स भी मारे उठा के ना, औरंगजेब को। वापस आ गई चारों शहजादे। यहाँ पे चारों शहजादे हार के बैठे हुए हैं, तो वहां पे शाहजहां इनसे बात करता है, और शाहजहां एक जुमला बोलता है जो हारे हुए लोगों का, जो स्पिरिट से आउट हुए हुए हो लोग उनका, जो डेडिकेशन हार चुके हो उनका, जो एम्बिशन लेस हो चुके हो उनका, जिनका कॉन्फिडेंस शैटर हो चुके, उनको बूस्ट अप करने के लिए ये जुमला आज भी इस्तेमाल होता है। और उसने कहा मेरे शहजादों, तारीखी जुमला है, उसने कहा मेरे शहजादों, तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है। हसान, ये बात समझ में आ रही है? जी सर आइए। ये तारीखी जो लिख लिया हसान ये जुमला? जी सर लिख लिए। कहते मरियम कह रही है कि आपने घबराना नहीं है शहजादों, आपने जैसे भी हालात हो आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी। अच्छा फिर क्या हुआ भाई? चारों शहजादे मार मुर खा के आ गए। आपने एक बात नोट की हसान, के पर्शिया वाले अटैक नहीं कर रहे रिस्पॉन्स में, नोट किया? जी सर। जी वो सर। सिर्फ वो सिर्फ डिफेंस करके बेचारे बैठ जाते हैं। क्यों अटैक नहीं करते रिटेलिएशन में? रिटेलिएट व्हाई दे डिड नॉट रिटेलिएट? इसलिए कि दे पीपल वर वेरी वेरी स्ट्रांग हियर इन सब कॉन्टिनेंट, एंड देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्शियंस टू रिटेलिएट, टू अटैक देम एंड टू काउंटर देम सक्सेसफुली। वो डर के इसलिए बेचारे वहीं पे चुप करके बैठे रहते, अपना डिफेंस वो कर लेते थे। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि औरंगजेब का, सॉरी, शाहजहां का टाइम चल रहा है, लावा पक रहा है पर्शिया में, लेकिन वो इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ताकतवर थे। हुआ क्या कि 1658 के नजदीक जाके शाहजहां गॉट सिक वेरी बैडली, और जब ये बहुत बुरी तरह बीमार हो गया शाहजहां, तो उन्होंने क्या किया, चारों शहजादे, जुमला सुनिए, कि चारों शहजादे वो जो जंग लड़के आए थे वहां से, चारों हार के आए थे। नो मैटर दे लॉस्ट देयर वार्स, बट they managed to learn and earn the most precious experience of making an army, leading an army, launching an attack on the enemy, fighting the war, surviving the war, and to come back. ये एक्सपीरियंस उनके पास है, और अपनी अपनी फौज भी बन चुकी है। तो शाहजहां जब 1658 के नजदीक जाके हुआ बीमार, तो जुमला सुने, चारों शहजादे अपनी अपनी फौज लेके बाप की सेहत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए आए। आसान, इसका मतलब समझ आ गया? आ गया सर। यानी कब्जा करने आए है ना, कि अब तो बीमार हो गया, मैं कब्जा कर लेता हूं। तो महल के बाहर चारों की हो पड़ी थी जंग शहजादों की। ये जो औरंगजेब था सबसे छोटा, ही वॉज अ वेरी ट्रिकी पर्सन। उसने क्या किया कि उसने शाह मुराद और उसकी फौज को साथ मिला लिया। यानी अब दो फौजें मिलके एक तरफ हो गई, एक फौज अलग दारा शिकोह की रह गई, एक फौज अलग शाह शुजा की रह गई। तो जाहिर है जहां दो फौजें मिली हुई थी उन्होंने कब्जा कर लेना था, तो उन्होंने जनाब अली कर लिया कब्जा। शाह शुजा को भी गिरफ्तार कर लिया, दारा शिकोह को भी गिरफ्तार कर लिया, महल में एंटर हुए और अबई को भी गिरफ्तार कर लिया। तो शाहजहां ने कहा कि गुस्ताख, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तो उसने कहा अब्बा, अब्बा होएगा खर होगा, ये प्रोफेशनलिज्म की जंग है, ये लस्ट ऑफ पावर है, और ये मैं ही जीतूंगा।
तो औरंगजेब ने अब्बा भी गिरफ्तार कर लिया, बड़ा भाई दारा शिको भी गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा बड़ा भाई शाह शुजा भी गिरफ्तार कर लिया। और फिर उसने अपनी फौज को ऑर्डर किया कि शाह मुराद को भी गिरफ्तार कर लो। और तो शाह मुराद ने कहा, भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा, बेवकूफ आदमी, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, तुम्हारी फौज मेरे साथ है। तो शाह मुराद को भी गिरफ्तार कर लिया, तीनों भाइयों को जेल में डाल दिया। अब्बा जो था शाहजहां, उसको एक ऐसे कैद खाने में बंद किया कि वहां से जिस वक्त बाहर देखते थे तो सिर्फ एक ही झरोका था पूरे कैद खाने में, और उसका एंगल ऐसा था कि जब बाहर देखो तो वहां से सिर्फ ताजमहल नजर आता था और कुछ नजर नहीं आता था। व्हाट अ आयरनी ऑफ द फेट कि millions and billions of people have gone to see Taj Mahal, and they have visited Taj Mahal, they have seen Taj Mahal, they have praised all the beauty of this beautiful building Taj Mahal. लेकिन the person who made all that, Shah Jahan, he would never enter in the Taj Mahal. What a irony of the fate. क्योंकि उसके इनॉग्रेशन से 2-4 दिन पहले ही ये शहजादों वाला जो कू था, COUP, coup, it took place, और the king was arrested and he was placed in that particular prison जहां से सिर्फ उसको ताजमहल नजर आता था। तो अब्बा ताजमहल देखता था वहां से, तो ताजमहल देख के तड़पता था। तड़फाहट, हसान, तड़फना समझते हैं ना आप? जी जी सर। तड़फना, तड़पता था, बहुत तड़पता था बेचारा। और जनाब अली इस तड़फाहट के चक्कर में जो अपना ये शाहजहां था, एक दिन एक सिपाही आया और उसने आके बादशाह को बताया, औरंगजेब को, कि बादशाह सलामत, आपके अब्बा जी माजूल बादशाह जो हैं वो ताजमहल को देखते हैं तो बहुत तड़पते हैं, तो बड़ा देखा नहीं जाता। तो औरंगजेब को बहुत तरस आया, बड़ा उसका दिल पसीजा। उसने एक बहुत एक्सपर्ट आदमी को भेजा और कहा कि जाके अब्बा की आंखें निकाल दो, ना आंखें होंगी, ना ताजमहल देखेगा, ना तड़फेगा, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ जी, अब्बा आंखें निकाल दीजिए अब्बे की। और फिर एक दफा शाहजहां 1658 में कैद किया गया था जी। 1666 8 साल उसी कैद खाने में एड़ियां रगड़ता शाहजहां जो है वो मर गया। औरंगजेब बादशाह था। औरंगजेब 1658 से 1707 तक 49 इयर्स बादशाह रहता है औरंगजेब। और इन 49 इयर्स में औरंगजेब वाज अ वेरी वेरी रिजिड मुस्लिम, वाज अ वेरी स्टॉन्च मुस्लिम, और ही वाज हैविंग अ वेरी हार्श बिहेवियर विद द नॉन मुस्लिम्स। उन पे बहुत सख्त पाबंदियां लगाता था नॉन मुस्लिम्स पे। उनके लिए जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए बड़ी मुसीबतें क्रिएट करता था। नॉन मुस्लिम्स को औरंगजेब ने जिजिया बहुत बढ़ा दिया, JIZYA, जिजिया। ये शुरू से इस्लाम में मौजूद था कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था कि आप हमारी हुकूमत में रहते हैं और हम आपकी हिफाजत करते हैं। तो ये जिजिया जो है उसने बहुत बढ़ा दिया नॉन मुस्लिम्स पे। छोटी छोटी बातों पे नॉन मुस्लिम्स को बड़ी बड़ी सजाएं देता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटी बात पे बड़ी सजा। हसान, याद है आपको वो क्या होती है? छोटी बात पे बड़ी सजा? जी सर। क्या होती है? छोटी बात पे बड़ी सजा होती है सर, बुरी होती है। वो मैंने शायद आपको बताया था कि मेरे घर के सामने ना कॉर्नर प्लॉट है, तो कॉर्नर प्लॉट जी सामने सर, गोली ठोक देंगे बाबा जी। वो होती है बेटे छोटी बात पे बड़ी सजा, कि शॉपर सर ये और साथ लाश। सर ये अगर इस मतलब जो भी तक हमने हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर ये मतलब एक बहुत बड़ी आप ये कह लें कि आयरनी नहीं है कि मतलब एक बादशाह और इक़्तिदार के पीछे मतलब अपने खून के रिश्तों को लोग भूल जाते हैं, तो खून सफेद हो जाता है इन लोगों का। लाइक अपने बाप को अंधा कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, भाइयों को डालवा दिया, बाकियों को मार दिया, भाइयों को मार दिया। मतलब ये क्या है भाई ऑल दिस? हम इतने क्यों हैं इक़्तिदार के पीछे? हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपका क्वेश्चन ही गलत है। बेटे देखो मेरी बात सुनो, जो लस्ट ऑफ पावर है ना वो बहुत बुरी बीमारी है।
और बाप भाई एक दूसरे को कत्ल करने पे मादा हो जाते हैं। और खून सफेद होने का क्या है भाई, वो तो जब बहू आती है तो बेटे का खून भी सफेद हो जाता है माँ बाप के बारे में, वो तो कोई इतनी अजीब बात नहीं है। और हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग देखते चले आ रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनकी बेस कोई इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं थी जिससे बहुत बड़े एक झगड़े जो है वो जन्म ले लिया। तो वो चलते चलते बात फिर लस्ट ऑफ पावर पे जब आती है, अभी उसके सवाल का मैंने जवाब देना, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया है, जरा सा स्क्रॉल डाउन करें जी एडमिन, जरा सा ये, और ये मोहम्मद अहमद साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं उनके सवाल का जवाब देता हूँ। पहले मैं हसन के सवाल का जवाब दे दूं कि व्हाई सच काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स टेक प्लेस इन विच द ब्लड रिलेशंस स्टॉप केयरिंग अबाउट ईच अदर। लस्ट ऑफ पावर बहुत बड़ी चीज है बेटा, तो इसमें बाप बेटों को और भाई भाइयों को कत्ल कर देते हैं बादशाह बनने के लिए। तो ये कोई इतनी यूनिक चीज नहीं है, अभी आप आगे भी जाके देखेंगे कि कितने लोगों ने कितने लोगों को कत्ल कर दिया सिर्फ लस्ट ऑफ पावर के चक्कर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंस जूना मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपने बाप को वो जो मार दिया था घोड़े के ऊपर। हाथ ऊंचा कर दिया था, कत्ल कर दिया था उसने, ठीक है। तो जी ये सर। कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, हम आ रहे हैं मोहम्मद अहमद के सवाल की तरफ। उससे पहले आगा फारान की तारीफ करूंगा, उन्होंने लिखा है कि डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट को कहते हैं, जुर्म छोटा और सजा बड़ी। वेल डन यार आगा, शाबाश। मोहम्मद अहमद साहब क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन हुमायूं टुक asylum in Persia as Shah Iran was a good friend of Humayun, then why his grandchildren attacked Persia? तो मोहम्मद अहमद देखिए, बात यह है बेटा कि पॉलिटिक्स जो है उसमें ना दुश्मनी परमानेंट होती है ना फ्रेंडशिप परमानेंट होती है। इट हैज बीन सेड बाय कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कि इन पॉलिटिक्स देयर इज नो परमानेंट एनिमिटी एंड देयर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप। ठीक है, अपने वो इंटरेस्ट चेंज होते चले जाते हैं। हुमायूं ने उनके साथ जो डील्स करके आया था शाह तहमद से मदद लेके, लेटर ऑन उसने उनको शायद फुलफिल नहीं किया था, तो इनके बीच में कोई अच्छे तल्लुकात नहीं रहे थे पर्शिया और इंडिया के बीच में। बार लंबी चौड़ी कहानी है, हमारी बात नहीं है। अच्छा जी, तो बात क्या बनी जनाब कि शाहजहां 1666 में एड़िया रगड़ता मर गया। औरंगजेब वाज अ स्टॉन्च मुस्लिम। तो औरंगजेब से पहले हम देखें, औरंगजेब की पहली चीज पॉजिटिव, वो क्या, ही वॉज स्टॉन्च मुस्लिम एंड नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंक्रीज। देखिए, ड्यू टू हिज हार्श एटीट्यूड लोग इस्लाम कबूल करने लगे, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंक्रीज्ड अप टू ग्रेट एक्सटेंट। तो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में जिक्र किया था कि जब कोई रिलीजन एम्ब्रेस करता है तो अगर उस पर जनरेशन एक दो चेंज हो जाएं तो फिर जो नीचे वाली जनरेशन के लोग हैं दे नेवर चेंज देयर रिलीजन बिकॉज दे आर ऑफ द व्यू कि अब हमारे बाप का रिलीजन है तो हमारे दादे का रिलीजन है, परदादे का, हम क्यों चेंज करें। तो इस्लाम तो वैसे भी रोशनी का मजहब है, दीन फितरत है। सो whosoever came in Islam went back, rather he started loving Islam, started practicing Islam practically. So number of Muslims increased up to great extent due to the embracement of Islam in the time of Aurangzeb in a huge number. बहुत तेजी से नंबर। बिल्कुल सर। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक हो गया जनाब हसन साहब? जी सर, बिल्कुल ठीक। अब बात यह है कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स तो इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ साथ लावा पक रहा है। हसन, लावा कहां पक रहा है? देखिए, आपने एक बंदे को जबरदस्ती हिंदू के बंदे को मुसलमान बना दिया, उसकी 400 बंदे की बरादरी है, 50 बंदे आपने मुसलमान कर लिए, 350 बंदे में लावा पक रहा है कि यार इसने हमारा बंदा जो है मुसलमान कर दिया, ठीक है। बिल्कुल। तो वो, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि औरंगजेब वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये तो लावा पक रहा है मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर भी एक जगह लावा पक रहा है। कहां? पर्शिया में लावा पक रहा है जी। जहां पे वो अटैक करते थे और वो बेचारे चुप करके डिफेंस करके बच जाते थे, रिटेलिएट नहीं करते थे।
वो भी मौके की ताक में है। लावा मुल्क से बाहर भी पक रहा है, लावा मुल्क के अंदर भी पक रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि औरंगजेब वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इन 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड, तो बोथ दीज लावाज इरप्टेड रैपिडली, और बाहर से आके नादिर शाह ने मारा। 1739 में द पर्शियन किंग नादिर शाह, ही केम टू सब कॉन्टिनेंट, और उसने यहाँ के लोगों को बहुत मारा। एक दिन में हजारों लोग कत्ल कर दिए दिल्ली में। दिल्ली की गलियां खून से भर गई, ब्लड शेड था हर तरफ, एक अजाब था, और इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग वाज मेड बाय नादिर शाह एज इट वाज मेड बाय कौन, तैमूर लंग इन 1397। याद आया? जी सर। तो नादिर शाह, अब नादिर शाह से जाके बात कौन करे हसन कि इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ना करें? सर कोई ना कोई मुस्लिम या गया होगा, या कोई मतलब ऐसा बंदा जिसकी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो। पढ़ो अहमद शाह क्या लिख रहा है और जायदा फारूक क्या लिख रही हैं। ओल्ड पीपल, एक्सपायर्ड बाबे, वो जो यूपीएस पे लगे हुए थे। जी सर। जिन्हें अब और कोई काम नहीं था, सिर्फ मरना, उनको भेजा था कि मरे भी, मार भी अगर वो थे तो ये मरे। तो ये बाबे उसके पास गए और जाके उसको, नहीं जी शाह वलील्लाह बिल्कुल नहीं गए थे, मोहम्मद अवैस बिल्कुल इस बात पे भी तलक थे। अच्छा जी, तो ये नादिर शाह जो है बहुत लूट मार मचा के यहाँ से इंतकाम लेके अपना पर्शियंस का वापस गया। और यहाँ पे अंदर जो लावा पक रहा था उसमें मरहट्टास जो थे, सिख जो थे, हिंदू जो थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया मुसलमानों को। अच्छा, तो इनकैपेबल सक्सेसर से पीछे कर कुछ सके नहीं थे। औरंगजेब पे पहुंचे तो दूसरी चीज जो नेगेटिव लिखी हुई है वो क्या है कि हिज हार्श एटीट्यूड मेड द नॉन मुस्लिम्स एनिमीज ऑफ मुस्लिम्स। तो उन्होंने फिर मुसलमानों को मारना शुरू किया, और अपने पीछे औरंगजेब छोड़ के क्या गया? इनकैपेबल सक्सेसर्स। ये इनकैपेबल क्यों है सक्सेसर्स? सुने, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि बादशाह का जो बेटा होता है, जो शहजादा होता है, वो बचपन से बाप के साथ होता है, और बाप के साथ रह होता है, देख रहा होता है किस तरह इंट्रीग्स चल रही हैं, बाप कैसे उनको सप्रेस कर रहा है, इन्वेजन्स कैसे हो रही हैं, बाप कैसे उनसे निपट रहा है, दोस्त मुल्क का बादशाह आ गया उसको कैसे डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनवाने हैं बाहिमी, ये सब देखता हुआ बड़ा हो रहा होता है शहजादा। और जब बाप फौत होता है तो शहजादा ऑटोमेटिकली बादशाह बन जाता है, तो ऑलरेडी ट्यून्ड होता है, तो कोई मसला खड़ा नहीं होता। लेकिन जो औरंगजेब के 5 बेटे थे, he never allowed any one of them even to enter in the royal court once in their lifetime. उनको एक मर्तबा भी इसने महल में एंटर नहीं होने दिया। हसन क्यों एंटर नहीं होने दिया? इसलिए एंटर नहीं होने दिया कि गिल्टी कॉन्शियस था, उसको पता था कि इसने अपने भाइयों मिलके किस तरह बाप के खिलाफ बगावत की थी और तख्ता उल्टा था बाप का, तो इसको अपने बेटों से डर था कि कहीं वो भी वैसी ही हरकत ना करें। ठीक है जी, समझ आ गई बात? जी सर। लेकिन जब बादशाह मर गया औरंगजेब, तो 5 जो थे उनमें से एक को लाके बादशाह बनाया गया। तो वो देखिए, उनको तो पता ही कुछ नहीं था कि बाप बादशाह कैसा होता है, कैसे डील करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, दोस्तों से कैसे बात करते हैं, दुश्मनों से कैसे निपटते हैं, रॉयल कोर्ट के अंदर जो इंट्रीग होती है उसको कैसे सप्रेस करते हैं, पता ही नहीं ना कुछ। तो जब स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिस सर। हाँ जी, बिल्कुल इन्हें कुछ नहीं पता था। तो जब ये बादशाह बने, इनको पता ही नहीं था कि करना क्या है। बहुत से लोग जो जो आके कहते थे वो करते रहते थे। बाद में पता चला कि ये तो सारा सिलसिला ही गलत कर रहे थे भाई। डिसिपेशन में पड़ गए जी, अय्याशियों में। बंदे रहा मैं आपका गुलाम हूँ, अच्छा कहता मैं बादशाह हूँ, मेरा जो दिल चाहे मैं करूं। उल्टी सीधी हरकतें, ऐसी ऐसी हरकतें की कि आप अगर सुने तो काफी देर तो आपको यकीन ना आए कि इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। बोलो देखिए ना, बादशाह सोया पड़ा है और उसको जगाना कैसे है कि 15-20 कनीजें और खड़ी वो सितार बजा रही हैं जनाब, और बादशाह सलाम सितार की आवाज से उठेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वाह रे वाह, जूते ना मारे तुझे पकड़ के बगैरत आदमी, बेड़ा गर्क कर दिया तुमने इस्लाम का सब कॉन्टिनेंट में। अपने पुरखों की जो सारी बनाई हुई चीजें थी वो सारी आपने बर्बाद कर दी, और ब्रिटिशर्स को आपने खुल खेलने का मौका दिया और आप उनके गुलाम बन गए।
बनना चाहिए था। जो आदमी शाम को 3:30-4 बजे सतार की आवाज सुन के उठता है, ठीक है, तो उसको तो बार पढ़नी चाहिए ना, बनती है फिर जब आप याशी में पढ़ रहेंगे। बहुत देर से हसान अहमद हमारे साथ है जी, यूएसटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ तलागंग से। तो अब बात हम करेंगे, हसान बेटे से लेंगे इजाजत, और हम किससे बात करें जी? लिखें यहाँ फटाफट, गर्ल्स में से कोई रिप्रेजेंटेटिव। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। मोहम्मद अमीर हमजा, आप गर्ल हैं? गर्ल्स में से नहीं, मैं नहीं है, सॉरी, अमीर हमजा ये तो कौन है भाई, किधर है? कोई नहीं है भाई। तो ये कौन है? ये लड़कियां नहीं है। मी सर, सुहेल असलम कह रहे हैं सुहेल असलम कह रहे हैं प्लीज रिपीट हाउ शाहजहां वाज डेथ साउंड। यार कमाल, अभी इतनी तफसील से पूरी कहानी सुनाई है। बात कराएं जी मेरी उससे बच्ची से, ये कौन है? जायदा से बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जायदा कैसी हो भाई, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद बेटे कि आप इस बैच को रिप्रेजेंट करने के लिए आ ही गई हैं कम से कम, और तो कोई बात नहीं। तो आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है? एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने एमफिल किया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट में। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा ज़ाहिदा, मुझे बताएं आप तक की कहानी समझ आ रही है आपको सारी? जी सर बिल्कुल। तो औरंगजेब के क्योंकि इनकैपेबल सक्सेसर्स थे, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये कि लोकल्स जो है उनमें लावा पक रहा था क्योंकि ही वाज अ स्टॉन्च मुस्लिम, 2। और तीसरा, बाहर एक लावा पक रहा था पर्शिया में। समझ आ गई बात? तो बाहर से भी मार पड़ी, अंदर से भी मार पड़ी, और मुस्लिम्स वुड हैव बीन crushed, they had been sandwiched in between the external and internal powers, और मुसलमान they had started hiding their religion, इसलिए कि पता चलता था मुसलमान तो मार पड़नी शुरू हो जाती थी। बहुत बुरे हालात में थे मुसलमान उस दौर में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकबर की 2 तरह की इंपॉर्टेंस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या जायदा? नेगेटिव। पॉजिटिव क्या? सर पॉजिटिव उसने हीमू बकाल, उसने हीमू चंद्रा बकाल को उसने मारा था। और नेगेटिव उसने दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था। क्या बात, दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवा के इस्लाम को ले डूबने लगा था, लेकिन वहां आके बचा लिया किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने। ओके जी सर। उसी तरह औरंगजेब की एक पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या कि नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंक्रीज, और नेगेटिव क्या? इंक्रीज हुए कि उसने यहाँ पे दावा पकड़ा था उसके, और वो इनकैपेबल सक्सेसर छोड़ के गया उसको हैंडल करने के लिए। तो इस तरह इस्लाम को अपनी पॉलिसीज से, अपने मरने के बाद अपनी पॉलिसीज के इम्पैक्ट की वजह से ले डूबने लगा था, लेकिन वहां आके बचा लिया शाह वलीउल्लाह ने। ठीक है जी, ये जनाब यहां मैंने लिखा शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन दिल्ली इन 1703। 1703 में शाह वलीउल्लाह दिल्ली में पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह के फादर जो थे उनका नाम था शाह अब्दुल रहीम। शाह अब्दुल रहीम। और इनिशियल एजुकेशन ही गॉट फ्रॉम हिज फादर, लेकिन नबी शाह वलीउल्लाह जिनका असली नाम था कुतुबुद्दीन। तो अभी शाह वलीउल्लाह छोटे ही थे, 17-18 साल के थे, तो हिज फादर डाइड, एंड व्हेन हिज फादर डाइड तो ही हैड टू बी ऑन द जॉब। और जॉब क्या की? मदरसा रहीमिया, अपने फादर के बनाए हुए मदरसे में टीचिंग करने लगे। बात आगे चलती है, और शाह वलीउल्लाह जब बड़े हुए तो ही ऑब्जर्व दैट द मुस्लिम्स वर इन अ वेरी वेरी ड्रास्टिक सिचुएशन। They had fallen in a very hazardous circumstantial situations, because the Marathas were killing the Muslims ruthlessly here in India, and from external side, from Persia, Nadir Shah, the Persian king, he came, he invaded, and he killed the Muslims ruthlessly.
such kind of brutal attitude with the Muslims, it would have eliminated the Muslims, because the Muslims had been crushed not only from inside but from the outside as well, and they had been sandwiched in between the Persians and the Marhatas, or the king had really become a passive being. बादशाह की कोई सुनता ही नहीं था, वो बाहर जाके लोगों पर रोब डालता था कि मैं बादशाह हूं, तो लोग कहते जा यार बादशाह का घर होगा अपने, और घर आके रोब डालता था तो कहते यार बादशाह होएगा तो बाहर होएगा। तो बेचारा इस चक्कर में बादशाह जो है he had really become a passive being, और बादशाह जो है उसकी से ही कोई नहीं थी। रिच क्लास जो है, elite class, they had बिल्कुल they had gone out of any kind of rules and regulations, and they were not under any constitution. वो स्प्लिट हो गए हुए थे, वो अपना काम करते थे अपनी मर्जी से, कोई टैक्स वैक्स नहीं देता था हुकूमत को। लेकिन जो गरीब आदमी था उस पे इतना टैक्स लगा दिया गया था कि उसका जिंदा रहना मुश्किल हो चुका था। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से अवाम गुजर रहे थे, मुसलमानों को बहुत मार पड़ रही थी। तो ऐसे में उठा फिर एक दीन मोहम्मद का सिपाही जिनका नाम था शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने मुस्लिम्स को रेस्क्यू करने की सोची, लेकिन रेस्क्यू कैसे किया जाए, जंग लड़ने की जरूरत थी मरहट्टास के खिलाफ। जंग कौन लड़े? शाह वलीउल्लाह वाज नेवर अ वॉरियर, लेकिन उन्होंने ये जिहाद अपना शुरू किया, एक खास तरीके से कलम के जरिए जिहाद शुरू किया। ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू मिलियंस ऑफ द डिफरेंट पीपल, और उसमें उन्होंने लिखा कि दिस इज द टाइम टू डू जिहाद, प्लीज कम एंड हैड जिहाद अगेंस्ट मरहट्टास एंड सेव द मुस्लिम्स। शजिया नकवी कहती हैं हु वाज द किंग एट दैट टाइम। डिफरेंट किंग्स थे जी, अहमद शाह रंगीला भी था, और उससे पहले 7-8 के नाम मैंने आपको लिख के दिए हुए। ये दौर अहमद शाह रंगीला का है। अच्छा जी, तो शाह वलीउल्लाह ने जो खत लिखे कि जिहाद करने की जरूरत है, सो ही वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु प्रोवोक्ड द स्पिरिट ऑफ जिहाद अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो जनाब इस जिहाद की पुकार पे शाह वलीउल्लाह के 2 लोग उठ के आए। एक का नाम था नवाब नजीबुद्दौला, जो कि नजीब आबाद का नवाब था। ज्यादा कुछ कह रही है बेटा? नहीं सर, ये आमना का माइक शायद अनम्यूट हुआ है। आमना का माइक भी अनम्यूट है। आमना कैसी है बेटा, आप ठीक हैं? चली गई। अच्छा जी तो मैं क्या कह रहा हूं कि शाह वलीउल्लाह ने नवाब नजीब provoked the spirit of jihad among the Muslims of India. He was the first ever person. तो नजीबुद्दौला आया उनकी आवाज पे, नजीब आबाद का नवाब था, और साथ अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान किंग था वो भी फौज लेके आया। इन्होंने जिहाद किया, मरहट्टास को मारा। दे 1748 इट वाज, साल नोट कर लें, 1748 इट वाज, 1748। तो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली वगैरह ने शिकस्त दी, मरहट्टास को बहुत मारा, एंड दे रियली ब्रोक द पावर ऑफ मरहट्टास एंड सेव द मुस्लिम्स फ्रॉम बिकमिंग देयर स्लेव्स। इस तरह ये वापस चले गए। मोर ओवर शाह वलीउल्लाह ऑब्जर्व दैट द मुस्लिम्स हैड फॉलन इन अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। So he wanted to cure that particular problem जिसमें मुसलमान घिरे हुए थे इसकी वजह से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपने किसी बात से निजात दिलानी हो तो किस तरह निजात दिलाते। सॉरी जी, मरियम कुछ पूछ रही है, कहती हैं नवाबुद्दौला एंड सेकंड कौन था? पहला भी नवाबुद्दौला नहीं था, नजीबुद्दौला था। नवाबुद्दौला कैसे हो गया? नजीबुद्दौला, और दूसरा है जी अहमद शाह अब्दाली द अफगान किंग। तो शाह वलीउल्लाह ऑब्जर्व कि व्हाई मुस्लिम्स हैड फॉलन इन सच काइंड ऑफ ड्रास्टिक सिचुएशन, क्यों इतने बुरे हालात में आ गए जी मुसलमान। तो जब पता लगा शाह वलीउल्लाह ने ऑब्जर्व किया तो ही केम टू नो दैट मुस्लिम्स हैड गॉन फार अवे फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। तो फिर शाह वलीउल्लाह ने ये नोट किया कि होली कुरान की टीचिंग से मुसलमान दूर क्यों हैं। तो he came to know that as Holy Quran was only available in Arabic language, which was not the language of the land, that is why the Muslims had Quran Majid in their homes, but they were not unable to understand that with its meanings. So Shah Waliullah
decided to make a great service for the Muslims of India, and he started making the translation of Holy Quran into Persian, which was the language of the land. When Shah Waliullah started that, तो a lot of religious people, ठेकेदार जो रिलीजन के होते हैं हर दौर में मौजूद होते हैं, उनको किसी ने ठेका दिया नहीं होता, वो खुद ही ले लेते हैं, वो आ गए और उन्हें शाह वलीउल्लाह कहा कि आप तो नौजुबिल्लाह कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, हम आपको कत्ल कर देंगे। तो शाह वलीउल्लाह को दिल्ली से भागना पड़ा और ही केम बैक टू दिल्ली आफ्टर 6 months जब हालात ठीक हुए। बट इट पेव्ड द वे फॉर मैनी अदर पीपल टू मेक द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इनटू मैनी अदर लैंग्वेजेस, जिससे कुरान का पैगाम और तेजी से फैलना शुरू हुआ। ये शाह वलीउल्लाह की एक बहुत बड़ी सर्विस है। फिर शाह वलीउल्लाह ने ऑब्जर्व किया कि मुसलमान जो हैं वो बिद्दत में पड़ गए हैं, नई नई चीजों में पड़ गए हैं। फॉर दैट शाह वलीउल्लाह मैनेज टू टीच द मुस्लिम्स कि प्लीज फॉलो कुरान एंड सुन्ना इन द लेटर एंड स्पिरिट। कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, आप राइट लेफ्ट कहीं हो ही नहीं पाएंगे जिंदगी के किसी रास्ते पे। तो कुरान और सुन्नत को फॉलो करने का शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों को एम्फसाइज किया। देन शाह वलीउल्लाह वाज ऑल प्रेज्ड फॉर द स्कूल ऑफ थॉट्स, जो कि हनफी, शाफी, मलकी, हम्बली। शाह वलीउल्लाह वाज ऑल प्रेज्ड फॉर दी स्कूल ऑफ थॉट्स एंड ही वाज ऑफ द व्यू दैट दी स्कूल ऑफ थॉट्स हैड रियली डन वंडर्स फॉर द मुस्लिम्स। बट शाह वलीउल्लाह कहते थे कि डू नॉट फॉलो दी स्कूल ऑफ थॉट्स ब्लाइंडली, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, इसलिए कि ये आपके दौर के जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके टाइम के, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फर्ज करें आजकल के दौर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक रूटीन है, तरीकाकार है, स्काइप पे निकाह, स्काइप पे निकाह हो रहा है, आमने सामने बैठे हैं फोनों में, स्क्रीन पे। तो अब ये निकाह वैलिड है या नहीं है? अगर आप इसके लिए शाह वलीउल्लाह कहते हैं किसी स्कूल ऑफ थॉट में देखने की कोशिश करेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, बिकॉज इट वाज नेवर द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर टाइम। सो क्या किया जाए? शाह वलीउल्लाह एम्फसाइज्ड ऑन जिहाद, सॉरी इज्तिहाद। यार एडमन, ये जो मशीन चल रही है ना, मेरे दिमाग के अंदर चल रही है यार, बड़ी कोई डैश मशीन है, किस चीज की मशीन है ये? वो लग रहा है ईंटें काट रहे हैं। आप लोगों को ये आवाज आती है माइक से कि नहीं आती मशीन की? ज्यादा नहीं सर। यस के नो? नो सर, नो नहीं आती ना, सुखी बैठे हो मजे से घरों में, आवाज तो मुझे आ रही सारी। अच्छा जी सर, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है? साथ वाले जो कंस्ट्रक्शन हो रही है और हमारे वर्ल्ड टाइम्स में भी हो रही है, और हम पीछे हॉल कमरे भी 2-4 बनाए हैं, लेकिन वो हमारा तो उस वक्त आवाज कोई शोर नहीं आ रहा वहां से। ये साथ वाला एक बहुत बड़ा हॉस्टल है, वहां से आवाज आ रही है, उधर कुछ बन रहा है। जी जी, इधर और भी आवाजें हैं। सॉरी जायदा, क्या कह रही है? सर आगा फरहान का है नाम मुराद मशीन। हाँ, नामुराद मशीन, नैश मशीन कह रहा था मैं इसको। अच्छा, तो मैं फिर क्या कह रहा था भाई? मैं कह रहा था कि इज्तिहाद से शाह वलीउल्लाह कहते हैं काम लीजिए। इज्तिहाद से, इज्तिहाद क्या होता है? हर दौर में एक मुज्तहिद होता है जिसके पास आप अपने उस दौर के प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं और वो आपको फतवा देता है कि अब आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी जमाने में इस्लाम में तस्वीर बनाना और बनवाना जो है वो हराम था। अब मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे कोई सुनी। अच्छा, अब वो वक्त गुजरा, सरहदें बन गई, कंट्रीज बन गई, पासपोर्ट बन गए, तो पासपोर्ट, वीजे, उस पर तस्वीरें लगना लाजमी। अब क्या किया जाए जी? कि तो इस्लाम में मना है तस्वीर, जाना हज करने हैं तो फिर तस्वीर का क्या करें? तो शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि उस दौर के मुज्तहिद से बात करें। हो सकता है वो मजहब की करेक्ट इंटरप्रिटेशन के जरिए आपको बताए कि इट हैज बिकम द नीड ऑफ द टाइम। तो अब आपने अल्लाह के घर अगर जाना है हाजिरी देने, तो इस मुल्क के कानून के मुताबिक तस्वीर खिंचवाना लाजमी है, तो आप ये बना सकते हैं, आपको गुनाह नहीं होगा। इस किस्म का वो शाह वलीउल्लाह कहते हैं इज्तिहाद से काम ले, मुज्तहिद से पूछे। मोर ओवर, शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों को इनहेरिटेड
किंगशिप से मना फरमाया। इनहेरिटेड किंगशिप, जायदा क्या होती है इनहेरिटेड किंगशिप? मतलब सर के मतलब किंग की सन्स को फिर हम किंगशिप दे दे, फिर आगे सुन की औलाद को। शाबाश, बादशाह का बेटा बादशाह, ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह कहते थे कि अगर बादशाह का बेटा कोई लायक आदमी है तो ओके फाइन, उसको बादशाह बना दीजिए आप, लेकिन अगर वो नालायक है तो सिर्फ इस वजह से उसको बादशाह ना बनाएं कि वो बादशाह का बेटा है। तो कोई बात समझ में आती है? सर फिर क्या करेंगे? इलेक्शंस करवाएंगे? इलेक्शंस करवाएं। इलेक्शंस उस जमाने में कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जो इर्द गिर्द जो लायक लोग हैं, कोई भतीजा है, कोई वजीर है, बादशाह बन सकता। भाई बादशाह का बेटा ही क्यों बादशाह बनेगा? ठीक है। वो शाह वलीउल्लाह को क्या पता था कि एक ऐसी कौम भी आएगी जो डेमोक्रेसी के अंदर इनहेरिटेड किंगशिप लेके आएगी। जाहिदा, आप ऐसी किसी कौम को जानती हैं? सर शरीफ फैमिली। तो शरीफ फैमिली क्यों भाई? पाकिस्तान यार, शरीफ फैमिली क्यों? एक बंदे पे को सारा इल्जाम डालती हैं आप। ठीक है, भुट्टो जिंदा नहीं है आपका? अच्छा सर, तो फिर हाँ जी, भुट्टो भी, वो तो आज भी जिंदा है। मतलब ये है कि देखें, भुट्टो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, नवाज शरीफ फैमिली अच्छी है बुरी है, कुछ लोग उन्हें प्यार करते हैं, कुछ बुरा समझते हैं, अपनी मर्जी है। मैं मिसाल दे रहा हूं कि देखें, अगर एक बादशाह का बेटा लायक है तो शाह वलीउल्लाह कहते हैं उसको बादशाह बेशक बना दो, लेकिन सिर्फ इस वजह से ना बनाओ कि वो बादशाह का बेटा है। वो अपनी नालायकी की वजह से ले डूबेगा, आपकी पूरी कौम को ले डूबेगा। ठीक है जी। तो हसान क्या कहते हैं? कहते हैं जी आजकल भुट्टो फिशिंग कर रहा है कराची में। अच्छा, वो देखिए आपने वीडियो कराची की, वो फिर रही व्हाट्सएप पे, चौथी मंजिल जो पानी में छलांग मारी है गली में उसने पाई ने। कमाल है यार, वो चौथी मंजिल से छलांग मार रहा है गली में पानी खड़ा हुआ और वो उसमें तैरता हुआ जा रहा है वहां से। ये क्यों है? मैं क्योंकि कराची ज्यादा रहा नहीं, एक दो मरतबे जब मीटिंग हुई हो तो ये तभी जाते हैं कराची ज्यादा, वो भी अभी 4-5 दफे टोटल गया वो, तो मुझे इतना समझ नहीं है कराची की। बट व्हाट आई कैन फील कि अरसा दराज से वहां पे नदी नाले जो ड्रेन्स हैं उनकी सफाई नहीं हुई थी, तो उस वजह से अब वो ब्लॉक हो गया, चोक हो गया। तो जाहिर है बारिशें तो पहले भी होती थी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। अब बात ये है कि आप अगर कहें कि जनाब ये इमरान खान का कसूर है या जरदारी साहब का कसूर है या नवाज शरीफ का कसूर है, नहीं यार, वो भाई ये महकमे हैं, वहां पे लोग नौकरी करते हैं, उनकी जॉब है ये उसको ओपन रखना, ड्रेनेज सिस्टम सारे को कंट्रोल करना। वो क्या कर रहे हैं? आप हर चीज जरदारी पे तो नहीं डाल सकते, या इमरान खान पे तो नहीं डाल सकते, नवाज शरीफ पे तो नहीं डाल सकते। इन्होंने तो नहीं जाकर वहां पे वो नाले खोले इमरान खान ने या जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने। फॉर गॉड सेक, वी आर पेड फॉर दैट। हम उसकी तनख्वाह लेते हैं उस काम की, हम उस तनख्वाह को हलाल क्यों नहीं करते? जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, एक हायरार्की है पूरी चली आ रही है, एसडीओज हैं ऊपर, वासा का डिपार्टमेंट है पूरा, वहां पे जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, व्हाई दे आर नॉट वर्किंग? आप सब कुछ चीजें उठा के सत्तार भाई पे डाल दो, एएनक्यूएम वालों पे, ठीक है ना भाई, सत्तार भाई ने नहीं किया, सत्तार भाई ने नहीं करा, ये सारा काम उन्होंने करा था, वो नहीं करा, उन्होंने नहीं करा, ठीक है। इमरान खान पे डाल दें, इमरान का क्या कसूर है? बिलावल का तो कोई कसूर ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। ये चीज, ये जो साइंटिफिक असूल उन्होंने बताया है, ये कमाल का असूल है। जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आ जाता है जी। अच्छा जी, तो बात ये है कि शाह वलीउल्लाह ने इन हेरिडेटरी किंगशिप से मना फरमाया। तो आप देखें शाह वलीउल्लाह की सर्विसेज की हेरिडेटरी किंगशिप से मना फरमाया। टैक्सेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया कि गरीब पिस रहा है, उसमें वलीउल्लाह ने जो एक सोशल ईवल था वो क्या था? वो था हेरिडेटरी किंगशिप का। उस सोशल ईवल से शाह वलीउल्लाह ने मना फरमाया। शाह वलीउल्लाह ने स्कूल ऑफ थॉट्स की ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ स्कूल ऑफ थॉट से मना फरमाया। शाह वलीउल्लाह ने होली कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट करके दिया। शाह वलीउल्लाह ने कुरान एंड सुन्ना को इन द लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करने के लिए तबलीग की। शाह वलीउल्लाह became the first ever person who provoked the spirit of jihad among the Muslims, and it was only on the call of Shah Waliullah that people like Nawab Najibul Dawla and
Ahmad Shah Abdali, the Persian king, they came here in 1748 and they had a war against the Marathas. They killed Marathas, they broke the power of Marathas and enabled the Muslims to live here in India with peace and to keep on making their religious practices on. It happened only due to the valuable, distinguished and unprecedented services rendered by Shah Waliullah. Amna Sarfraz kya कहती है? वो कहती हैं there are a lot of people who don't even let anyone do something if they try, because whoever succeeds will get credit and a lot of other parties don't want that. Very good. Karachi's ridiculous politics is basically at fault. It's also the cause of rise of mafia in India. बिल्कुल ठीक कहती है मेरे बेटे, आप बहुत अच्छे, वेरी वेल सेड. अच्छा अब देखें, अगर आमना को एक बच्ची है, एक स्टूडेंट है, आप लोग छोटे हैं, आपको अगर पता है तो हुकूमत को नहीं पता, अथॉरिटीज को नहीं पता, तो क्यों नहीं काम होता? I'm really wondered, I'm really astonished. ठीक है, पर होना चाहिए. वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी. आप लोगों को फाइट करना है भाई, आप लोगों ने फाइट करनी. आपकी जनरेशन ने, जिस दिन आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज बने, डू नॉट टेक एनी प्रेशर एंड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग द थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर द. एक बड़ी अच्छी इत्तला मेरे पास आती है, लाइट चली गई है और वो जो पाई नैश मशीन चला रहा था वो मशीन बंद हो गई है. यस, अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया बात का. चला मशीन, हेलो ओ पाई, चला मशीन. यार बात सुन, अब ये चलाए इनके, जाके मेन स्विच खींच दो. जब इस जाता तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है. ओए लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है. वक्त गुजर जाएगा. वाह वाह. आप जैसे लायक बच्चे जो हैं, जो पैट्रियट हैं, मजहब से भी प्यार करते हैं, वतन से भी प्यार करते हैं, समझ भी रखते हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग पावर में आएंगे, आई एम फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि वतन अजीज के हालात इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएंगे. तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं कि शाह वलीउल्लाह की ये वैल्यूएबल सर्विसेज हैं, और ड्यू टू ऑल दीज सर्विसेज शाह वलीउल्लाह इज नोन एज इमामुल हिंद. इमामुल हिंद, हिंद इंडिया से, हिंद से, हिंदुस्तान से हिंद. ठीक है जी. शाह वलीउल्लाह 1762 में दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन शाह वलीउल्लाह पीछे छोड़ के गए एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी. जो उनके बेटे थे शाह अब्दुल अजीज, वो उनकी गद्दी पे बैठे हुए थे और उनके सिस्टम को, उनकी लेगेसी को, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स को आगे प्रोवोक करते चले जा रहे थे. तो किस्सा यूं हुआ कि शाह वलीउल्लाह के 5 बेटे थे. जो सबसे छोटा बेटा था, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई एम वेरी सॉरी, शायद उस बच्चे का नाम उस्मान था. उनका एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था शाह इस्माइल. यानी शाह इस्माइल कौन हो गया जी जायदा? पोता शाह वलीउल्लाह का. शाबाश, ग्रैंडसन ऑफ शाह वलीउल्लाह. इस वक्त छोटे ही थे शाह इस्माइल, 2-4 साल के थे, तो इनके फादर फौत हो गए. यानी शाह वलीउल्लाह का जो बेटा था वो फौत हो गया. तो इनकी अपब्रिंगिंग सारी आ गई शाह अब्दुल अजीज के पास. ठीक है जायदा? जी जी. जायदा थक तो नहीं गई? नहीं सर, बस नोट डाउन करी थी. चलो शाबाश. अच्छा जी, तो शाह अब्दुल अजीज ने अपब्रिंगिंग फरमाई शाह इस्माइल की, यानी अपने भतीजे की, जो कि शाह वलीउल्लाह का ग्रैंडसन है. तो शाह अब्दुल अजीज संभाले हुए थे गद्दी शाह वलीउल्लाह की, एक नेक इंसान थे. तो उन्होंने इस बच्चे की तरबियत भी बड़े अच्छे तरीके से की, शाह वलीउल्लाह की लेगेसी के मुताबिक की. और फिर हुआ ये कि जब ये जरा बड़े हुए शाह इस्माइल, तो इनकी फ्रेंडशिप हो गई एक लड़के से जिसका नाम था सैयद अहमद. ये जो सैयद अहमद थे, ये बरेली के मकाम पे पैदा हुए थे, तो दैट इज व्हाई इज नोन एज सैयद अहमद बरेलवी. 1786 में पैदा हुए, 1786 में 1786 में पैदा हुए, और इनकी बड़ी यारी बन गई जी, बड़ी दोस्ती बन गई.
शाह इस्माइल साहब के साथ, दोनों इकट्ठे फिरते थे, मजहब के लिए काम करते थे, और इन्होंने सोचा कि शाह वलीउल्लाह की लेगेसी है जिहाद की, बिकॉज शाह वलीउल्लाह वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु प्रोवोक्ड द स्पिरिट ऑफ जिहाद अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जिहाद करने की सोची। जब जिहाद करने की सोची तो सोचा कि कहां जिहाद करें, तो पूरे इंडिया का दौरा किया, और इन्होंने पिशावर, आजकल का पाकिस्तान में जो पिशावर है, वहां पे इन्होंने देखा कि एक हिंदू राजा की हुकूमत थी, हिज नेम वाज, सॉरी, सिख राजा की हुकूमत थी, हिज नेम वाज बुद्ध सिंह। वेंसडे होता है ना, बुद्ध, वैसे बुद्ध सिंह, वेंसडे सिंह, राजा बुद्ध सिंह। ही वॉज द असिस्टेंट ऑफ राजा रंजीत सिंह, जो कि लाहौर में बैठा हुआ था, बहुत ताकतवर राजा था सिखों। अच्छा, इन्होंने सोचा पिशावर उसका जिहाद करें। उससे पहले ये हज करने गए, हज करके वापस तशरीफ लाए, 1824 में हज करने गए। ये हज करके जब वापस आए तो जनवरी 1826 में ये 7000 मुजाहिदीन का लश्कर लेके पहुंचे। ये देखें जी, दिल्ली से चले, बोर्ड फोकस करें एडमंड जरा, मैप फोकस करें, कर लेगा ये, शाबाश शाबाश, यही था। ये जनाब दिल्ली से चले 7000 मुजाहिदीन का लश्कर लेके और बलोचिस्तान पहुंचे। बलोचिस्तान से चले और सिंध पहुंचे, सिंध से चले बलोचिस्तान पहुंचे, बलोचिस्तान से चले और कंधार पहुंचे, कंधार से चले तो काबुल पहुंचे, और काबुल से आके इन्होंने पिशावर पे अटैक किया। ठीक है, आप बोर्ड पे देखिए कि कितना लंबा चक्कर काट रहे हैं। दिल्ली से चले हैं, सिंध पहुंचे हैं, यहां से बलोचिस्तान पहुंचे हैं, यहां से कंधार पहुंचे हैं, यहां से काबुल पहुंचे हैं, और पिशावर पे आके अटैक किया है। तो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस कि व्हाई नॉट ये यहां दिल्ली से चलते और सीधे ऐसे पहुंच जाते पिशावर। ज्यादा बात समझ आ रही है आपको? जी सर। तो उसका जवाब ये है कि रास्ते में था राजा रंजीत सिंह, पंजाब में। ये है एरिया पंजाब का सारा, ये वाला। तो वो तो यहीं पे इनको मार देता, आगे जाने ही ना देता इनको। अगर ये यहां से जाने की कोशिश करते तो यही मार देता इनको। इसलिए ये चक्कर काट के गए हैं ताकि उससे बच के जाएं। सिंध से, दिल्ली से सिंध, सिंध से बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से काबुल, कंधार, कंधार से काबुल, और काबुल से पिशावर पे अटैक किया। एक तो रीजन ये थी जी, वापस कर लें फोकस। एक तो रीजन ये थी कि इस तरह उससे रास्ते में रंजीत सिंह से बचते हुए जाएं, और दूसरी रीजन ये थी कि रास्ते में जाते जाते लोग साथ गैदर करते चले जाएं। शहरयार इमरान क्या कहते हैं? कैन एडमन जूम आउट अ लिटिल सो आई कैन ड्रॉ द होल मैप फ्रॉम द टॉप। टॉप पे था भाई सारा, कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी उसमें। ओके, बाद में कर लेंगे, आपको तस्वीर भी भेज देंगे इसकी। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जनवरी 1826 में ये पिशावर पहुंचे। अकोरा खटक, AKORA, अकोरा, अकोरा खटक के मकाम पे जंग हुई जी, बहुत शदीद जंग हुई सिखों के बीच में और सैयद अहमद बरेलवी और इनके साथ शाह इस्माइल के लश्कर के बीच में बहुत सख्त जंग हुई, इन विच द मुस्लिम्स केम आउट विक्टोरियस। जो ही ये मुसलमान जो है विक्टोरियस बने, इन्होंने इलाके पे कब्जा किया। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सैयद अहमद जो थे, ही मेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एवर प्योर मुस्लिम स्टेट हेयर इन इंडिया। तो फर्स्ट इस्लामिक स्टेट की बुनियाद किसने रखी थी जाहिदा? सैयद अहमद बरेलवी ने। जी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट इस्लामिक स्टेट की। अच्छा सर। हाँ जी, और फर्स्ट प्योर इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखते नजर आते हैं हमें सैयद अहमद शहीद। प्योर इस्लामिक स्टेट का क्या मतलब है? वेयर द सिस्टम ऑफ शरिया वाज इंप्लीमेंटेड। इन्होंने शरीयत का सिस्टम इंप्लीमेंट किया। इन्होंने
यहां पे काजी सिस्टम इंपोज किया, इन्होंने यहां पे नेपोटिज्म को जीरो कर दिया। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने अजीजों अकारब को रखना, अकरबा परवरी जी। सैयद अहमद शहीद ने जो लोग इनके साथ मिलके जंग लड़े थे, किसी को अनफेयर एडवांटेज ना दिया। और इस तरह क्या होता चला गया जी के जो अपने लोग थे, जो इनके साथ मिलके जिन्होंने जंग लड़ी थी उनके खिलाफ, सिखों के खिलाफ, अपने ही लोग सैयद अहमद जो है इनके खिलाफ होने लगे कि यार इसने हमें कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं पहुंचाया। और इसके साथ साथ इन्होंने, सिखों ने इंस्टिगेट किया मुसलमानों को जो साथ थे सैयद अहमद शहीद के, कि जनाब आप समझते हैं कि ये कोई जिहाद करने आया हुआ है, किसी किस्म का कोई जिहाद नहीं है, ये तो अंग्रेजों का एजेंट है और ये सिर्फ उनके कहने पे हमारे से लड़ने आया है। तो सैयद अहमद शहीद जो है अपने बंदे इनके खिलाफ हो गए और अंग्रेजों ने कहा कि ये सिखों ने कहा कि ये अंग्रेजों का एजेंट है, उनके कहने पे हमसे लड़ने आया हुआ है, तुम लोग खामखा जिहाद समझ के लड़ रहे हो। आधी बात अंग्रेजों की ठीक थी, आधी गलत थी। वो कहते थे कि देखो, हैड ही नॉट बीन द एजेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो इतना लंबा रास्ता ये ट्रेवल करता आया है, रास्ते में अंग्रेज इसको कहीं रोक ना लेते। तो आधी बात अंग्रेजों की ठीक थी, आधी गलत थी। ये बात हरगिज गलत थी कि ये अंग्रेजों के एजेंट थे। ही वाज अ पॉइस मैन एंड हु वेंट फॉर द जिहाद अगेंस्ट द सिख्स। और जो बात अंग्रेजों की सही थी वो ये थी कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के इनको नहीं रोका। यस ऑफ कोर्स, सोचे तो सही, ब्रिटिशर्स क्यों रोकते भाई उनको? इसलिए कि ब्रिटिशर्स तो बड़ी कोशिश करके यहां दो लोगों को आपस में लड़ाते थे। तो अगर कोई खुद ही लड़ रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह लड़ता रहे, डिवाइड एंड रूल चलेगा, वो लड़के कमजोर होगा, ब्रिटिशर्स ताकतवर होंगे। ठीक है जी। और उससे क्या हुआ भाई? उससे ये हुआ कि रेन कहां हो रही है जी? हैवी रेनिंग किधर है? वो कह रहे हैं हैवी रेन है, पता नहीं क्या करे। लेक्चर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं सर एडमिन। There is raining heavily. Would you please allow to record lecture? हफ्सा कह रही हैं। मुझे नहीं पता बेटा इसका क्या मतलब है। मैं आपको, अगर आप रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते, मैं कैसे रोक सकता हूँ? मुझे नहीं पता, इस बात कोई समझ नहीं है। या आप अपने एडमिन से बात कीजिए। शजीहा नकवी कह रही हैं कराची में हो रही है जी बारिश। मोहम्मद अमीर हमजा भी कह रहे हैं कराची में। तो शजीहा आप कराची के किस एरिया में हैं और अमीर हमजा आप किस एरिया में हैं? माशाल्लाह, टू मच रहमत दीज बाथ आइलैंड बना हुआ है। गुलशन इकबाल में है शजिया नकवी जी। गुलशन इकबाल में बहुत सख्त बारिश हो रही है। तो शजिया गलियों में भी पानी भरा हुआ है, ये भी बताएं। वो कह रहा है रहमत, कह रही है रहमत सैलाब आया हुआ है इधर। ओ माय गॉड, क्या आपके घर में पानी भी आया? घरों में भी पानी उस इलाके में आया हुआ है या नहीं? बचत है अभी? अच्छा जी। तो बात कहा, यस सर रूफ इज लीकिंग, अमीर हमजा कह रहे हो। माय गॉड। शजिया क्या कहती हैं? नहीं हमारा इलाका की बचत है काफी, चलो शुक्र है। आमना सरफराज कहते हैं आई मीन बाथ आइलैंड, इट इज क्लोज टू एन एक्चुअल बाथ आइलैंड। ओ माय गॉड। अच्छा जी। अमीर हमजा कहते हैं रहमत ब्रेकिंग थ्रू रूफ। यहाँ तो अभी स्टार्ट नहीं हुई गुलशन इकबाल में। अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए जी सब लोगों पे, इंसान जहां जहां दुनिया में बस रहे हैं सब पे अल्लाह पाक अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हर किस्म की मुसीबत से आप सबको, हम सबको महफूज रखे, आमीन। और मैं क्या कह रहा था जी? ये कह रहा था कि जब अपने ही लोग सैयद अहमद के खिलाफ हो गए, ये कमजोर हो गए, तो 1831 में बालाकोट के मकाम पे, 1831 5 साल बाद बालाकोट के मकाम पे दोबारा अंग्रेजों से जंग हुई और इस जंग में ब्रिटिशर्स जो हैं, वो सिख जो हैं वो जीत गए और इस जंग में सैयद अहमद जो हैं वो शहीद हुए, उनके साथी शाह इस्माइल वो भी शहीद हो गए। एक इनके बहुत क्लोज साथी थे मौलाना खैरुद्दीन, वो भी शहीद हो गए। लेकिन गौर कीजिए सारे तो शहीद नहीं हो गए होंगे ना, बहुत से लीडर्स इनके बच गए, जिनमें नाम आपका नोट्स में लिखे हुए हैं।
मौलवी अब्दुल्ला थे, मौलवी याहिया अली थे, मौलाना जाफर थनेसवी थे, ये सब लोग बच गए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सुबह से लेके शाम तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, दोज हु सिंपली प्रीच्ड इस्लाम, सिर्फ इस्लाम की प्रीचिंग करते थे, चुप करके लोगों को इस्लाम की तरफ माइल करते रहते थे। और उससे क्या हुआ भाई, उससे ये हुआ कि जस्ट आफ्टर द 26 years ऑफ दिस इंसिडेंट, यानी 1831 के जस्ट 26 years के बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, जिसमें के डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद एक जगह लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स का बयान है कि अमंग ऑल द रिबेलियंस there was a group of Muslim ulamas. They were those people who were religiously motivated and trained by Sayyid Ahmad Shaheed. ज़्यादा बेटी से ले जी इजाजत। ज़्यादा नाइस टॉकिंग यू, गॉड ब्लेस यू, जीती रहो, सलामत रहो, बहुत सी कामयाबियां बेटा हासिल करो। और अब आप बात कराएं एडमिन मेरी आगा फारान साहब से। अल्लाह। अशरफ कह रही है रिपीट द कोट। अशरफ नोट्स में आपके पास लिखा हुआ है, एनीवे आई स्टिल रिपीट, और रिपीट कर रहा हूं कि जनाब ब्रिटिशर्स का बयान है, डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स का बयान है कि अमंग ऑल द रिबेलियंस देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम उलमास, दे वर दोज पीपल हु वर रिलीजियसली मोटिवेटेड एंड ट्रेन्ड बाय सैयद अहमद शहीद। बात कराएं जी किसी और से, फिर आप बात करा दें, मेरी शजीहा नकवी से बात कराएं। अच्छा जी, यहां तक कहानी समझ आ गई जी आपको? कौन है मेरे साथ? वालेकुम। शजिया बेटे यहां तक कहानी समझ आ गई आपको? हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं पूछ रहा हूं कि यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई है? बिल्कुल सर, समझ आ गई यहाँ तक। शजिया किससे बात कर रही हो? सर आपसे बात कर रही थी, माइक्रोफोन दूर है शायद। आपकी आवाज मेरे बेटे बहुत कम आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। ओके, माइक इशू है या शायद बारिश का असर है कोई। ठीक है जी, किससे बात करेंगे जी, किससे बात करें? दानियाल इमरान से बात कराएं जी। दानियाल कहाँ हो गए, नजर नहीं आया सुबह से यहाँ पे, आपने कोई चीज भी नहीं लिखी है दानियाल ने यहाँ पे कोई? नहीं सर, बात कर रहा हूँ मैं। नहीं आप तो कर रहे, अच्छा चैट पे नहीं नजर आए थे मुझे, यानी ओवरलुक हो गया होगा। अच्छा दानियाल कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 1831 आगा साहब कह रहे, रिपीट करूं बात, 1831 में बालाकोट के मकाम पे दोबारा जंग हुई सैयद अहमद और सिखों के बीच में, इन विच सिख जो हैं दे मैनेज टू विन द वॉर एंड दे किल्ड सैयद अहमद एंड शाह इस्माइल एंड मौलाना खैरुद्दीन वन ऑफ देयर कंपेनियंस। ठीक है जी, तो अच्छा यहां से बात आगे चली जी कि ये 1831 में सैयद अहमद शहीद जो है और शाह इस्माइल जो है वो शहीद हो गए। बात ये है कि पेज 31 पे पहुंचे जरा दानियाल, पेज 31। जी सर। ये एक पेज है जिसपे 3 कॉलम्स में मैंने 3 रिफॉर्मर्स दिए हुए, नजर आ गए? 31 पे तो नहीं है, 32 है। 32 जी, वेरी सॉरी बेटा, पेज 32 कर लेंगे सारे, पेज 32। एडवन बार बारिश हो रही है? अच्छा, शोर मच रहा था काफी। जी सारे रिफॉर्मिस्ट हैं सर। 3 रिफॉर्मिस्ट आमने सामने मैंने रख के दिए। अगर आप गौर करें तो मैंने कहा कि शेख अहमद सरहिंदी वाज द फर्स्ट एवर पर्सन हु रिकॉग्नाइज्ड द सेपरेट एंटिटी ऑफ द मुस्लिम्स एज अ नेशन। Shah Waliullah was the first ever person who provoked the spirit of jihad among the Muslims, and Sayyid Ahmad Shaheed was the first ever person who did jihad himself practically. समझ आ गई बात आपको? जी बिल्कुल। Sheikh Ahmad Sarindi was the first ever person who could dare to stand against the king, who could manage to contradict with the policies of the king. Shah Waliullah was another person who stood against the policies of the king and criticized them on having
the severe taxation system. Sayyid Ahmad Shahid was the first ever person who stood against the power of Sikhs and had a war against Budh Singh in Peshawar. Moreover, Sheikh Ahmad Sindhi was the first ever person who stood against the social evil of prostration, Sajda Tazimi. Shah Waliullah was the first ever person who stood against the social evil of hereditary kingship, or Sayyid Ahmad Shahid was the first ever person who stood against the social evil of nepotism. बात समझ आ रही थी आपको? हाँ जी सर. Sheikh Ahmad Sindhi was the first ever person who saved Islam in its true shape. Shah Waliullah was the first ever person who provoked the spirit of jihad among the Muslims to fight against the powers, different powers, in order to have the survival of that particular system of the Muslims, the true spirit, the true shape of Islam. And Sayyid Ahmad Shahid was the first ever person who fought against the evil powers and who innovated and who laid the foundation here of first ever pure Islamic state. यानी शेख अहमद सरहिंदी ने इस्लामिक सिस्टम की ट्रू शेप को बचाया, शाह वलीउल्लाह ने उसका सर्वाइवल जारी रखवाया जिहाद करवा के, और सैयद अहमद शहीद ने उसको इंप्लीमेंट करवा दिया. ठीक है जनाब जी. नूरुल हुदा कहती हैं जी पेज नंबर 32 है नोट्स का. जी बिल्कुल माशाल्लाह 32 है जी. अच्छा जी, अब क्या बात हुई कि शेख अहमद सरहिंदी was the one who saved Islam from being distorted, from being amalgamated, or from being eliminated into subcontinent 300 to 400 years back. That is why he is known as Mujaddid Alif Sani. Shah Waliullah was the person who provoked the spirit of jihad, who translated the Holy Quran into Persian, who criticized the taxation system, who forbade the Muslims from blind following a school of thoughts, who forbade the Muslims from having the inherited kingship system. And Sheikh Sayyid Ahmad Shahid was the first ever person who did jihad himself, who stood against the social evil of nepotism, who laid here the foundation of first pure Islamic state with a system of Sharia, or had the services of Sayyid Ahmad Shahid were not there, so Muslims would have become the slaves of Sikhs in the areas of Peshawar, and then it would have continued in the different other areas as well. So these efforts of all these three reformists cannot be ignored or overlooked, whereas the whereas the growth of Islam in subcontinent is concerned. कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर बिल्कुल. सर मैं आपसे पूछना था कि एक सेंटेंस में बता देंगे कि काजी सिस्टम क्या था, ये नेपोटिज्म के अगेंस्ट जो था, कौन सा इसका प्रिंसिपल था? काजी सिस्टम है कि प्योर मेरिट का. जिस तरह इस्लाम में नहीं काजी होता, इस्लाम का जो काजी सिस्टम है ना, प्योर मेरिट सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह को भी जाके क्लैरिफाई करना पड़ता है, अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है. काजी से सुपीरियर कोई नहीं होता, काजी बुला सकता है सबको. तो इस्लाम का सिस्टम है काजी का. तो जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह के, इसमें वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एग्जम्प्टेड है जी, वो नहीं जाएगा जज के सामने. सुना ना आपने इसको? ठीक हो गया. हाँ जी. ये काजी प्योर काजी सिस्टम, यानी जो प्योर इस्लामिक सिस्टम है, वो उन्होंने लगा दिया वहां पे सैयद अहमद शहीद ने. ठीक है जी, ये है तीनों रिफॉर्मिस्ट. गुफ्तगू करते हुए हम पहुंचे 1786 से आगे 1831 तक. जरा सा गुफ्तगू दोबारा पीछे जाएगी तो आपके पास ये जो रोड मैप मैंने पूरा आपको दिया है, इसमें आपके पास 9वें नंबर पे लिखा हुआ है, 9th पे लिखा हुआ है arrival of Britishers here in subcontinent. तो always remember कि there are thousands of reasons for the Britishers that why they came to subcontinent. लेकिन एक अलग पेज पे जाके लिखना शुरू कीजिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे क्यों आए. 5 मेन रीजंस कैटेगराइज की जाती हैं. नंबर 1 लिखे जी, फटाफट लिखे. नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ द सी रूट. एडवांस को भेजिए बार बैठ. डिस्कवरी ऑफ द सी रूट. नंबर 2,
बल्कि इसमें डिस्कवरी ऑफ द सी रूट में लिख लें किसने की थी। एक पाई था बार्थोलोमो डाइज, BARTHO, बार्थो, बी फॉर बेबी, बार्थो, लोमो, LOMO, लोमो, डाइज, DIAZ, डाइज, बार्थोलोमो डाइज। ये जो बार्थोलोमो डाइज है, ही वॉज अ पोर्टुगीज पर्सन, पुर्तगाल का रहने वाला था, और इसने 1487 में सी रूट डिस्कवर किया इंडिया आने के लिए। 1487। जो इसके साथ एक दूसरा आदमी था, वास्को डे गामा, वास्को डे गामा। वास्को डे गामा ने भी 1497 में सी रूट डिस्कवर कर लिया। ये था जी रहने वाला पुर्तगाल का, ये भी पोर्टुगीज ट्रेवलर था, वास्को डे गामा एंड बार्थोलोमो डाइज। दानियाल सो गया? नहीं नहीं सर, देख रहा हूं। जाग रहा है ना? हाँ जी। दूसरी मेन रीजन है सब कॉन्टिनेंट में आने की ब्रिटिशर्स के, डिजायर टू एक्सपेंड देयर एम्पायर, डिजायर टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। तीसरी रीजन है कंपटीशन विद द अदर यूरोपियन नेशंस, competition with the other European nations। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो अदर यूरोपियन नेशंस हैं, इनमें कौन कौन लोग थे लिख लें। ऑस्ट्रिया के लोग यहां आ चुके थे, ऑस्ट्रिया, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया। हॉलैंड के लोग यहां आ चुके थे, फ्रांस के लोग यहां आ चुके थे, बेल्जियम के लोग यहां आ चुके थे, स्वीडन के लोग यहां आ चुके थे, डेनमार्क के लोग यहां आ चुके थे। So a lot of European nations had already made their access to the Indian territory. That is why Britishers भी ये चाहते थे कि वो भी यहां जल्दी पहुंचे और इनको compete कर सकें। नंबर 4 मेन रीजन है trade with the East. The Britishers wanted to have trade with the East because यहां की जो स्पाइसेस थी, वेजिटेबल्स थी, हैंडीक्राफ्ट्स थे, हैंड निटेड कारपेट्स थे, these products were having a great fascination for them in Europe, in England. लेकिन Britishers were having no access to these products as there wasn't any straight route for that. Only access was through the Gulf states, जहां से जाते जाते चीजें वहां पहुंचते हुए बहुत कॉस्टली पड़ जाती थी। और पांचवी रीजन है इसमें मेन, नंबर 5 जी, immense wealth of India attracted them. Immense wealth of India attracted them. लो जी, ये वो मेन रीजन थी जिसकी वजह से
ब्रिटिशर्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में पहुंच गए। अब जब वो यहाँ पहुंच गए तो पहुंचे कहां जी? वो पहुंचे हैं बंगाल की साइड से। बंगाल की साइड से पहुंचे जी। जैसे कि ये है हमारा आज का प्यारा पाकिस्तान, गंदा इंडिया, ये बंगाल। बंगाल पहुंचे हैं जी भाई वो। और क्यों बंगाल क्यों है? देखिए एक पॉकेट की तरह अलग एक जगह है, यानी अगर इस पे कब्जा हो जाए तो फिर वो यहां से बैठ के और भी जगहों को कंट्रोल कर सकते। और प्लान करके आए थे, इसमें मैं तफसील से फिर रोशनी डालूंगा। पहुंच गए जी 1603 में। किसका दौर है यहां 1603 में? अकबर का दौर खत्म हो रहा है, याद है? जहांगीर का दौर शुरू होने वाला है। यहां पे आ गए जनाब, और इन्होंने जहांगीर वगैरह ने इनको फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत भी दे दी। और इस तरह इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई बोलेजार में, BOLESAR, बोलेजार। ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आए हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या है? टी लीव्स, चाय के पत्ते एक्सपोर्ट करती है। ये इस तरह यहां पे जनाब पहुंच गए। बोलेजार में एक फैक्ट्री लगाई, एक फैक्ट्री उन्होंने पटना में लगाई, PHENA, पटना में। और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को बढ़ाते चले गए। 1633, 1633 में व्हाट हैपेंड कि शाहजहां की एक बेटी थी जो जल गई आग से, किसी दूसरी लड़की से नहीं, जल गई जी। जब वो जल गई तो उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। ये ब्रिटिशर्स के साथ एक डॉक्टर आया हुआ था उस जमाने के मुताबिक, जो भी उसका नाम था गैब्रियल बाउटन, GABRIEL, गैब्रियल बाउटन, BOUGHTON, बाउटन। ये गैब्रियल बाउटन गॉट हर ट्रीटेड। गैब्रियल बाउटन ने उसका इलाज कर दिया। अब जब उसका इलाज किया वो ठीक हो गई। वो ठीक हो गई तो बादशाह खुश हो गया। बादशाह खुश हो गया तो उसने गैब्रियल बाउटन को बुलाया और उसको कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड लाइसेंस दे दें। मेरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड लाइसेंस दे दें। बादशाह को पता क्या? उसने कहा जाओ ये जो मांगता दे दो भाई इसको। उसको मिल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी फ्लरिश करने लगी। उन्होंने 1633 में कासिम बाजार कैलकाटा में भी एक अपनी कंपनी की एक फैक्ट्री और डाल ली। 1633 में कासिम बाजार कैलकाटा। और काम बढ़ाते चले गए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बादशाह सलामत जो है ये सो के उठते थे जिस वक्त तक, तब तक ब्रिटिशर अपना आधा काम कर चुके होते थे। ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे अपनी हाउसिंग कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी, घर अपने लिए बनवाने शुरू कर दिए। किसी ने नहीं रोका, पता ही नहीं था किसी को। उन्होंने कैलकाटा में एक फोर्ट तामीर करवाया, एक किला जिसका नाम था फोर्ट विलियम्स। वहां पे वो लोगों को फौजी ट्रेनिंग देते थे और वहां पे वो असलहा एमुनिशन इकट्ठा कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। किसी को पता ही ना था, ब्रिटिश को, मुगल्स को तो होश ही कोई नहीं थी। काम आगे चलता रहा जनाब और 1750s तक बात आ पहुंची। ब्रिटिशर्स अब काफी ताकत पकड़ चुके हैं, बहुत सी हाउसिंग कॉलोनीज बना चुके हैं, फोर्ट विलियम में असला इकट्ठा कर चुके हैं, बहुत से लोगों को फौजी ट्रेनिंग दे चुके हैं। बहुत से मकामात पे जो बादशाह के नंबर 2 वहां पे अपॉइंटेड होते थे लोग, गवर्नर वगैरह, उनको खरीद चुके हैं, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को शर्मनाक हद तक ब्राइब करके, किसी को थ्रेट करके, किसी को बिल्कुल काबू नहीं आ रहा तो उसको मरवा के जो नंबर 2 आगे फिर आगे बन गया उसको खरीद के। तो इस तरह ब्रिटिशर्स काफी होल्ड जमा चुके हैं। 1750s आ चुका। 1756 में बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था नवाब अली वर्दी खान। दानियाल बात समझ आ रही है? नवाब अली वर्दी खान, अली वर्दी, WARDI, वर्दी, नवाब अली वर्दी खान। अब ये जो नवाब अली वर्दी खान था इसके 2 मैटरनल सन्स थे, 2 निवासे।
एक का नाम है शौकत जंग और दूसरे का नाम है सिराजुद्दौला। शौकत जंग एंड सिराजुद्दौला। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जब नवाब मरे अलीवर्दी खान तो शौकत जंग नवाब बन जाए, क्योंकि दे वर हैविंग फ्रेंडशिप विद शौकत जंग। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू देयर एक्सपेक्टेशंस व्हाट हैपेंड कि जब नवाब मरा तो वो मरता हुआ नवाब बना गया सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही ब्रिटिशर्स के साथ टसल। किस बात पे टसल? इस बात पे टसल कि एक तो नवाब को पता था कि शौकत जंग को नवाब बनवाना चाहते थे, मेरे भाई को, मेरे खिलाफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इस बात पे उसको ब्रिटिशर्स से गुस्सा है, ब्रिटिशर्स पे बुरे लगते उसे ये। दूसरी बात कि नवाब को पता था कि उसकी कॉन्सेंट के बगैर ब्रिटिशर्स हाउसिंग कॉलोनीज में इजाफा अपना करते चले जा रहे हैं। तीसरी बात, नवाब को गुस्सा था कि फोर्ट विलियम्स में नवाब को इतलात मिल रही थी कि ये एमुनेशन इकट्ठा कर रहे थे और लोगों को फौजी ट्रेनिंग दे रहे थे कैलकाटा फोर्ट विलियम्स में। चौथी बात, नवाब को जो इंसिडेंट विच ट्रिगर्ड एवरीथिंग वाज कि एक रिच बंगाली ट्रेडर था। ही रिफ्यूज्ड टू पे द टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लोग उसको अरेस्ट करने गए तो वो भाग गया एंड he took refuge with the people of East India Company। नवाब की फौज ने कहा कि ये बंदा हमारे हवाले करो। उन्होंने कहा हमने इसको आपके हवाले नहीं करना, हमारे पास ना ली हुई है। इस बात पे नवाब को चढ़ा गुस्सा। नवाब ने कहा अटैक करो और सबको गिरफ्तार करके ले आओ इनके प्रेमिसेस में से। अटैक किया गया, उनका फ्री ट्रेड लाइसेंस प्रिविलेज कैंसल, फैक्ट्रियों को सील कर दिया, ताले लगा दिए नवाब ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेमिसेस पे अटैक किया। उस रिच बंगाली ट्रेडर को पकड़ने के लिए उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की तो 146 पीपल वर अरेस्टेड। 46 लोगों को नवाब ने वहां से गिरफ्तार कर लिया समेत उस रिच बंगाली ट्रेडर के। और तारीख ये कहती है कि all those 146 people were placed in a small dark room like the bags of the wheat। गंदम के बोरों की तरह उनको एक कमरे में भर दिया। ड्यू टू सफोकेशन, दम घुटने से, आउट ऑफ दोज 146 123 पीपल डाइड। 140 लोग जो गिरफ्तार किए हुए थे उनमें से 123 लोग दम घुटने से मर गए। इट इज नोन एज ब्लैक होल ट्रेजेडी इन द से बात स्टार्ट होगी। ब्लैक होल ट्रेजेडी का रिवेंज लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां किसको भेजा, उन्होंने रिवेंज कैसे लिया, वार ऑफ प्लासी क्या थी, वार ऑफ बेजारा क्या थी और वार ऑफ बगजर क्या थी, और फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे होती चली गई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जब लोकल्स हारे तो क्यों हारे, और जब हारे तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, और उस बुरे सलूक से बचाने के लिए सीन पे इनको कौन आया, ये सब कुछ हम देखेंगे अगले धारावाहिक में। ठीक है जनाब दानियाल इमरान साहब? जी ठीक है सर। तो जनाब अब दानियाल मैंने क्या कहना है कि